देखिए, आज से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मई महीना का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू कर रहे हैं। जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पेज में आते हैं मैगजीन में, तो आपको पहला बॉक्स मिलेगा। क्या है? इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भारत की यात्रा पर। ये आपको पढ़ने को मिलेगा। इसी को थोड़ा हम लोग मेन फैक्ट जान लेते हैं कि क्या है आखिर ये। तो इटली की पीएम का नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है ना? वो भारत यात्रा पर है। भारत यात्रा कब रही भाई? तो रही 2 से 3 मार्च। ठीक है, भारत की यात्रा पर है। दूसरा क्या है? इस समय भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंध का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। है ना? ठीक है, लेकिन चर्चा क्या क्या हुआ, मुख्य बातें जान लेना है ना? बहुत सारा मैगजीन में देखिएगा कि बहुत सारा बात लिखा हुआ, लेकिन मेन बात हमें पकड़ लेना कि मेन बात क्या है। तो चर्चा किस पर हुआ? चर्चा हुआ कि इटली और भारत दोनों मिलकर एक स्टार्टअप ब्रिज बना रहा है। ठीक है ना? स्टार्टअप ब्रिज। वो स्टार्टअप ब्रिज क्या होता बताते हैं। पहला क्या है कि एक स्टार्टअप ब्रिज बनेगा। ये स्टार्टअप ब्रिज क्या होता है? ये स्टार्टअप ब्रिज में बहुत सारी बातें रहेंगी, लेकिन 2 बातें प्रमुख हैं। पहला क्या है? रक्षा, और दूसरा क्या है? सुरक्षा। ठीक है ना? पहला रक्षा और सुरक्षा, दूसरा है ऊर्जा। ठीक है, पहला है रक्षा, दूसरा है ऊर्जा। मतलब रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, दूसरा ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। क्लियर? अगर रक्षा के क्षेत्र में काम करें तो कैसे काम करेंगे वो थोड़ा जान लीजिए कि अलगाववाद और आतंकवाद से मिलकर सामना करने के लिए आतंकवाद और अलगाववाद से मिलकर सामना करने के लिए क्या करेंगे? दोनों देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास करेगी, है ना? संयुक्त अभ्यास करेगी। दोनों देश की सेनाएं यानी इटली और भारत की दोनों देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास करेगी। है ना? होता है ना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो होता है इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। ठीक है ना? दूसरा क्या करेगी? ज्वाइंट ट्रेनिंग कोर्स, दोनों के लिए एक ज्वाइंट ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया जाएगा। है ना? ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया जाएगा। क्लियर? ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा में देखिएगा तो ऊर्जा में प्रमुख बात क्या है कि इटली और भारत मिलकर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा। अक्षय ऊर्जा। ठीक है, अक्षय ऊर्जा। पूछिएगा कि अक्षय ऊर्जा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अक्षय ऊर्जा से सौर ऊर्जा होता है ना। सौर ऊर्जा
और क्या होता है? पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, जिसको ज्वार भाटा से कहते हैं, जिसको इंग्लिश में टाइडल एनर्जी कहते हैं, है ना, ज्वारीय ऊर्जा, जो पृथ्वी का जो तरंग होता है, तरंग से भी एनर्जी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ना, जो तरंग होता है, तरंग जो भूकंप, हाँ वगैरह जो तरंग होता है, तो तरंगीय ऊर्जा, है ना, भूतरंगी जिसको बोलेंगे, भूतरंगी। इन सब में मिलकर काम करेंगे, टेक्नोलॉजी की और बढ़ाएंगे, ताकि अधिक से अधिक हम लोग अक्षय ऊर्जा को प्राप्ति कर सकें। भारत ऐसे भी COP 27 में कहा गया है कि क्या, कि अपने इस एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाएगा, और ताकि प्रदूषण कम से कम हो सके, ठीक है ना। तो ये स्टार्टअप ब्रिज पर चर्चा की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। बाकी तो हर मुद्दा में देखिएगा तो रूस यूक्रेन का चर्चा हो रहा है, चाहे कुछ और भी, लेकिन ये स्टार्टअप ब्रिज है ना, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है कि स्टार्टअप ब्रिज किसके साथ शुरू हुआ, तो ये इसके साथ शुरू। अब स्टार्टअप ब्रिज क्या होता है ये भी जान लीजिए, डिटेलिंग में जान के रखिएगा तो बढ़िया बात रहेगा। दूसरा बात, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, भारत और इटली दोनों मिलकर हिंद प्रशांत महासागर पहल, है ना, यानी कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इंग्लिश में इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव, है ना, ओशन इनिशिएटिव में इटली भी अब इच्छा जाहिर किया कि अब हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं। लिखाते हैं, देखिए, हिंद महासागर, हिंद प्रशांत महासागर पहल, ठीक है। इसमें इटली, इसी को इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इंग्लिश में कहते हैं, है ना, इसमें इटली भी शामिल होने का इच्छा दिखाया है। इच्छा दिखाया है, ठीक है ना। तो पूछिए कि ये क्या होता भाई, ये जो लिखा हुआ है ये होता क्या है। हिंद महासागर का नाम सुने, प्रशांत महासागर का नाम सुने, ये क्या होता है। तो देखिए एक बार मैप देख लेते हैं हम लोग, तो समझ में आ जाएगा। देखिए इधर प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है। हम क्या करते हैं, अफ्रीका से उठाते हैं, अफ्रीका से उठाते हैं होते हुए मोटा मोटी ये सब एरिया होते हुए इधर, ये अमेरिका जो है, अमेरिका का पार्ट इधर भी आ जाएगा, यानी कि इधर भी अमेरिका है, याद रखिएगा, है ना, इधर भी अमेरिका है। देखिए अमेरिका का रास्ता यहाँ से अलास्का दिखा रहा है, यही पार्ट इधर भी दिखा रहा है अलास्का का, ठीक है ना। होते हुए ये सब पूरा एरिया क्या है, इसमें पूरा आ जाएगा, है ना। इसका एक सीमा तो नहीं बांध सकते, लेकिन एक समझने के लिए एक दायरा समझ लीजिए। प्रशांत इधर आ जाएगा, हिंद इधर आ जाएगा, ये पूरा एरिया क्या कहला जाएगा, जो भी बताएं हम, हिंद प्रशांत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। मैक्सिमम समुद्री जो व्यापार होता है इसी रास्ता से होता है। गैस का खान यहीं पर है ना, बहुमूल्य धातु वगैरह यहीं पर है। मछली का सबसे अधिक उत्पादन यहीं पर होता है। यहीं पर है कि जो चाइना है दक्षिणी चीन सागर में और खासकर इस एरिया में वर्चस्व बनाना चाहता है, ताकि पूरा का पूरा व्यापार पे हम क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। इसी के लिए इंडिया की तरफ से ये पहल चालू किया गया था, है ना, ताकि इस क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, यहाँ के जितने भी देश हैं उनका सहभागिता सुनिश्चित हो सके, समावेशी विकास हो सके, है ना, कोई पक्षपात नहीं हो, किसी का दबदबा नहीं हो, सारे लोग मिलकर व्यापार करें, सभी लोग जितना भी देश है सबका उसमें उन्नति का योगदान हो, ठीक है ना। इंडिया का विशेष रूप से इधर फायदा है। इसका कारण है कि इसका देखिएगा EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हम लोग जो बात किए थे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया का यहाँ पड़ेगा आपका, देखिए फिर अंडमान निकोबार से आगे पड़ेगा, ठीक है ना।
तो इस एरिया, खासकर दूसरी बात सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाइना इधर अगर आ जाएगा, इधर दबदबा पड़ जाएगा तो भारत का जो समुद्री सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए भारत इधर ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहा है। भारत का लुक ईस्ट नीति का भी एक पॉलिसी है कि इधर ध्यान देना, लुक ईस्ट नीति, ठीक है ना। तो इधर अब अमेरिका भी है, क्या अमेरिका भी ध्यान दे रहा है ताकि चीन का दबदबा ना हो जाए। जापान है, जापान इधर ही परेशान रहता है चीन से, तो वो भी इसमें ध्यान देता है। इटली भी इसमें शामिल हो रहा है। अब आपको लगेगा कि इटली तो यहाँ है, तो यहाँ क्यों ध्यान देगा? अरे भाई, व्यापार तो पूरा वर्ल्ड में सबका हो रहा है। जब अंग्रेज आया था तो अंग्रेज तो यहाँ पर था, लेकिन पुर्तगाल यहाँ पर था, लेकिन पूरा यहाँ पर छाया हुआ था वो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरा भौगोलिक स्थिति यहाँ पर है तो यहाँ पर मेरा व्यापार नहीं चल रहा होगा, है ना। ये समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि हिंद प्रशांत महासागर क्या है, उसमें क्या है कि आपका इटली में शामिल होने का इच्छा दिखाया ताकि यहाँ का समुद्री सुरक्षा, समुद्री व्यापार, है ना। चाइना का जो दबदबा है, जिसको एक तरफा दबदबा कहते हैं, उकसावा का राजनीति जिसको कहते हैं, है ना। चाइना का विस्तारवादी नीति, है ना, पर रोक लग सके, समुद्री व्यापार हो सके अच्छा से, सुरक्षा सुनिश्चित हो, बात को समझ जाइए, ठीक है। तीसरा, इटली और भारत में क्या बात हुआ, जब इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत आई तो रूस यूक्रेन पर भी थोड़ा चर्चा हुआ, है ना। रूस यूक्रेन पर चर्चा हुआ और यह बताया गया कि कोई भी मुद्दा का समाधान युद्ध से नहीं, हिंसा से नहीं, अपितु संवाद से होना चाहिए, है ना, संवाद से होना चाहिए। यानी कि रूस यूक्रेन समस्या का समाधान संवाद के मध्य होना चाहिए। क्लियर? इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, दूसरा देखो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बानीज की भारत यात्रा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथनी एल्बानीज। भारत यात्रा हुआ है, ठीक है ना। यात्रा में समझौता भी कुछ होगा। समझौता क्या हुआ, मेन बात याद रखना है, जो प्रश्न आ जाए, है ना। होता है ना कि तालाब में मछली भी रहता है, मेंढक भी रहता है, केचुआ भी रहता है, शंख टाइप का रहता है, संखिया भी रहता है, आपको मछली निकालना है, तो बस मेन बात आपको निकाल देना है, ठीक है ना। समझौता क्या हुआ, तो समझौता क्या हुआ, पहला क्या हुआ है कि आपका मैरीटाइम सिक्योरिटीज पर बात हुआ। मैरीटाइम देखिए, बताते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होता है। मैरीटाइम सिक्योरिटीज चर्चा हो, है ना। दूसरा बात क्या है कि वो आपका रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहता है। भारत के साथ आपका ऑस्ट्रेलिया रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में
साथ साथ काम करना चाहता है। करना चाहता है। तीसरा क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर कूटनीति, साइबर कूटनीति, इनोवेशन, इनोवेशन यानी कि इसको क्या कहते हैं, नवाचार, हिंदी में नवाचार। मिलकर काम करेगा, ठीक है ना। ये 3 बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिए आप। फिर समझाते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटीज क्या होता है। मैरीटाइम सिक्योरिटीज क्या होता है? नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझा देते मैरीटाइम सिक्योरिटीज क्या होता है। ये सब टेक्निकल वर्ड है, यही सब एग्जाम में पूछ देता है। देखिए, जैसा कि हम आपको बताए थे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र है ना, तो मान लीजिए कि ये थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये अफ्रीका हुआ, इंडिया हुआ, इधर से बर्मा वर्मा होते हुए इधर से जाते हुए ऐसे 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 माले बन गया है, ठीक है। इधर क्या हो गया भाई, इधर हो गया उत्तरी अमेरिका, इधर हो गया दक्षिण अमेरिका, ठीक है। इधर भाई होगा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया बना देते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इधर आपका क्या हो गया, इधर जापान पान हो गया, इधर हुआ ताइवान हो गया, है ना, ताइवान हो गया। चलिए कुछ ठीक है, इस टाइप से कुछ बन गया मान लीजिए। तो समुद्री एरिया है, ये पूरा समुद्री एरिया है, समुद्री एरिया है। ये समुद्री एरिया जो है, समुद्री एरिया, समुद्री क्षेत्र का सुरक्षा के लिए बहुत सारा एजेंसी काम में लगा रहा था, बहुत सारा एजेंसी काम में लगा रहा था। तो एक लग रहा है कितना बड़ा समुद्र का सुरक्षा केवल एक एजेंसी कर सकता है। एक खुफिया विभाग कर रहा होगा, खुफिया एजेंसी कर रहा होगा, है ना। दूसरा क्या हो रहा होगा, साइबर का काम कर रहा होगा। तीसरा क्या कर रहा होगा कि ऊपर से ड्रोन से पूरा रक्षा कर रहा होगा। चौथा क्या होगा कि पूरा सैन्य कार्रवाई के लिए एक एजेंसी तैयार होगा, कभी ऐसा मौका मिले तुरंत सैन्य कार्रवाई किया जा सके, है ना। तो बहुत सारा एजेंसी मिलकर काम करता है, बहुत सारा एजेंसी मिलकर काम करता है। इस एजेंसी के बीच में तालमेल होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। तालमेल ये नहीं घटना घट गया, खुफिया वाला विभाग वाला जानकारी दिया और आगे जानकारी किया और कन्वे नहीं हो पाया, है ना, तो तब तक वो घटना घट गया। तो ये जो मिलकर काम करता है ना, उसी को कहते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटीज कहते हैं, मिलकर काम करना, अलग अलग एजेंसियों का मिलकर काम करना। इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया क्या करना चाहता है, साथ में भागीदारी निभाना चाहता है। ये सशक्त होना चाहिए, इस पर चर्चा हुआ। नहीं तो इधर चाइना क्या करता है, दबदबा बनाना चाह रहा है। इधर कुछ है कि इतना सारा व्यापारी हो रहा है, इधर समुद्री लुटेरा लूट लिया, या फिर कोई आपका चाइना का जहाज कभी कभी देखते होंगे कि पानी में डूब गया, चाहे भारत का जहाज कहीं फंस गया। तो सभी बातों को इससे क्या है कि इससे फायदा होता है। तो ये सशक्त होना चाहिए। दूसरी बात है कि भारत के लिए तो ये ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए भारत क्या कर सकता है, ये तो पूरा दुनिया के संदर्भ में बताएं। भारत अपना मैरीटाइम सिक्योरिटीज कोऑर्डिनेटर एक पोस्ट होता है वो क्रिएट करना चाहता है अपने समुद्री क्षेत्र का सुरक्षा के लिए। कैसे बताते हैं, देखिए मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, भारत का समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, भारत का समुद्री क्षेत्र। आपको याद होगा कि कसाब जो हमला किया था, कब हमला किया था, 2008 का बात है। जब हमला हुआ था बम्बई पर, अटैक जो हुआ था, बम्बई अटैक हुआ था, तो समुद्री रास्ता से न हुआ था। अगर मान लीजिए यहाँ पर समुद्री सुरक्षा पुख्ता रहता तो वो घुस पाता क्या, नहीं घुस पाता। तभी से बात तो उठा था मैरीटाइम कोऑर्डिनेटर, मैरीटाइम सिक्योरिटीज कोऑर्डिनेटर रखने का कारगिल के समय से, है ना। लेकिन जब कसाब वाला जब हमला हुआ
कसाब का जब हमला हुआ तो ज़्यादा बात और उठा कि ये तो बहुत ज़्यादा ही सुरक्षा हम लोग का संकट में है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक मैरी टाइम सिक्योरिटीज कोऑर्डिनेटर मैरी टाइम सिक्योरिटीज कोऑर्डिनेटर मैरी टाइम सिक्योरिटीज कोऑर्डिनेटर एक पोस्ट बनाना चाहता है। वो पोस्ट क्यों बनाना चाहता है? जितना भी यहाँ भी बहुत सारा एजेंसी मिलकर काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, खुफिया विभाग, बहुत सारा विभाग मिलकर काम कर रहा होगा। इस विभागों के बीच में सही तालमेल हो, सभी विभागों के बीच में क्या हो, तालमेल सही हो। इस तालमेल को बिठाने के लिए, इस तालमेल को सही पुख्ता रखने के लिए एक कोऑर्डिनेटर का व्यवस्था किया जाए, ठीक है ना, ताकि सभी लोगों के बीच में तालमेल हो और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और कसाब जैसा फिर कुछ कोई आतंकवादी भारत में न घुस पाए, ठीक है। इसलिए मैरी टाइम सिक्योरिटीज कोऑर्डिनेटर भारत रखना चाहता है। अभी तो पूरा हम वर्ल्ड वाइड के हिसाब से आपको बताएं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया का भी होगा, वो भी अपना समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता होगा, है ना। तो अपना इसी तरह से मान लो कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होगा वो टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, इंडिया जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होगा वो टेक्नोलॉजी इसको दे रहा होगा, है ना, ताकि मिलकर काम करे और अपना देश का समुद्री सीमा का सुरक्षा कर सके। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते इसको नोट कर लेंगे। अगला क्या है? जापान के पीएम फूमियो किशिडा की भारत यात्रा, जापान के पीएम फूमियो किशिडा की भारत यात्रा, ठीक है। चलिए जापान का पीएम जो हुए कौन है? फूमियो किशिडा, है ना। वो 20 से 21 मार्च को भारत की यात्रा पर है। भारत यात्रा पर है। क्लियर? भारत यात्रा पर है। अब यात्रा पर आए हैं तो कुछ बातचीत भी तो हुआ होगा, है ना। तो पहला बात क्या हुआ है? समझौता या फिर चर्चा, बोलिए जो बोलिए, समझौता, चर्चा, दोनों जने मिलकर, यानी दोनों देश के प्रधानमंत्री, दोनों देश के राष्ट्र प्रमुख जो हुए, या भारत और जापान दोनों मिलकर चीन का जो विस्तारवादी जो नीति है, विस्तारवादी नीति, उस पर चर्चा किया कि इस पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए। चीन की विस्तारवादी नीति, जो चीन अपना एक्सपेंशन पॉलिसी बनाए हुए कि दूसरा देश में घुस जाना है ना, विस्तारवादी नीति पर नियंत्रण कैसे लगे। ठीक है, चीन की विस्तारवादी नीति पर नियंत्रण पर चर्चा क्या कैसे किया जाए। तो आपको लगेगा चीन का विस्तारवादी नीति क्या है? तो देखिए, यहां से देखिए, बात को समझिए। भारत के हिसाब से देखिएगा, भारत के हिसाब से तो ये आपका लद्दाख याद है ना, लद्दाख, दूसरा अरुणाचल प्रदेश घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, वहां तक फैलाना चाहता है। अगर आप जापान का दृष्टि से देखिए, जापान, ये तो भारत का दृष्टि से हम देखें, भारत, अगर जापान का देखते हैं हम, जापान, तो जापान का देखिएगा तो उसका एक द्वीप है, क्या नाम है? सेनकाकू द्वीप, सेनकाकू द्वीप। जापान का एक द्वीप है, क्या? सेनकाकू। कहां पर बता देंगे कि सेनकाकू द्वीप, उस पर क्या है? चाइना क्या है? कब्जा करना चाह रहा है, जबकि इस पर दावा जापान का है। ठीक है, ये सेनकाकू द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मछली का बड़ा ज़्यादा उत्पादन होता है और है गैस का भंडार यहाँ पर मिला है, इसलिए चाइना इस पर दावा कर रहा है, लेकिन उस पर असली दावा किसका है? जापान का है। इस तरह दोनों देश
अगर आपस में चर्चा किया है कि हम भी परेशान हैं चीन से और तुम भी परेशान हो चीन से, है ना, तो कैसे इसका सामना किया जाए। ठीक है, सेनकाकू द्वीप कहाँ है आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ ताइवान है, ताइवान हुआ, इधर आपका जापान का द्वीप हुआ यहाँ तक, यहीं पर है सेनकाकू द्वीप, यहीं पर। मतलब यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा कैमरा पर, लेकिन हम लोकेशन बता दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जापान हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, ताइवान हुआ। ताइवान देखिए लिखा हुआ ताइवान, बस ताइवान के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाइएगा ना। और ये तो पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल में ज़्यादा डिटेल में, ज्योग्राफिकल में ज़्यादा डिटेल्स दिया है ना, तो आपको वहीं पर आपको मिल जाएगा। ताइवान के थोड़ा सा ऊपर में सेनकाकू द्वीप मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन में इन सब बातों का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि चीन कैसे एक्सपेंशन कर रहा है दक्षिणी चीन सागर में। ये जो सेनकाकू है पूर्वी चीन सागर में है, लेकिन कैसे वो चीन सागर को कब्जा करना चाह रहा है ना, कैसे समुद्री विस्तार करना चाह रहा है ना, दूसरा देश का हक को मार रहा है। तो इन सब बातों को आप जिक्र कर सकते हैं, भारत के संदर्भ में भी और इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में भी। तो लोकेशन याद रखिएगा, ताइवान के थोड़ा सा ऊपर और जापान, ये जापान का थोड़ा सा नीचे और बगल में ही चाइना भी है। क्लियर। तो इस सेनकाकू द्वीप था, यही सेनकाकू द्वीप था। क्लियर, इसको कर लीजिए। दूसरा क्या बात हुआ है कि दोनों देश मिलकर फूड प्रोसेसिंग फूड टेक्नोलॉजी होता है ना, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, स्टील का क्षेत्र में MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, है ना, MSME। स्टील का क्या? स्टील का क्षेत्र में, इस्पात के क्षेत्र में, एक दूसरे को हेल्प करेगा स्टील बनाने में, है ना। लॉजिस्टिक क्या होता है, लॉजिस्टिक क्या होता है, देखिए लीजिए इसको। लॉजिस्टिक क्या होता है, देखिए समझिए बात। मान लीजिए कोई सामान बनता फैक्ट्री में, मान लीजिए फैक्ट्री है, मान लीजिए यहाँ पर सामान बना तो फैक्ट्री में ही तो नहीं रहेगा ना, उसको अंत में कहाँ पहुँचना है, बाजार में पहुँचना है। ये विदेशी बाजार हो चाहे वो घरेलू बाजार हो, दो ही बाजार हो सकते हैं, या तो विदेशी बाजार होगा या घरेलू होगा, या तो सड़क मार्ग से जाएगा या तो जल मार्ग जाएगा या वायु मार्ग से कुछ हद तक जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब कहीं बाजार पर जाना है। मान लीजिए कि बाजार कहने का मतलब देसी विदेशी कुछ भी समझ सकते, बाजार है, बाजार है, यहाँ पर इसको सामान को पहुँचना है। तो यहाँ से निकलेगा तो बहुत सारा प्रोसेस में निकलेगा। पहले यहाँ से निकलेगा तो एक गोदाम में जाएगा, गोदाम से निकलेगा तो फिर सड़क पर जाएगा, सड़क पर क्या हो, ट्रक में भर्ती किया जाएगा या ट्रेन में भर्ती किया जाएगा, या फिर जैसे भी हो भर्ती करके उसको एक स्टेट तक लाया जाएगा। ठीक है ना, और फिर जहाँ पर उतारा जाएगा वहाँ फिर गोदाम में रखा जाएगा, फिर गोदाम में रखा जाएगा, फिर वहाँ से मार्केट में लाया जाएगा। और अगर विदेशी में जाना है तो या तो डॉकयार्ड में जाना होगा, है ना, आदेश में जाना होगा तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो मतलब बहुत सारा प्रोसेस से हो जाता है। ठीक है ना, उसमें परिवहन भी होता है, परिवहन गाड़ी चल रहा है, मान लीजिए सामान लेकर गाड़ी चल रहा है, सामान लेकर या नाव चल रहा है, तो परिवहन यानी गोदाम हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, पैकेजिंग हो जाएगा, है ना। तो बाजार तक किस प्रोसेस से जा रहा है, जितना प्रोसेस से जा रहा है वो सब का सब लॉजिस्टिक में आ जाता है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक वर्ड को समझ जाइए। तो फैक्ट्री से लेकर बाजार तक जाने में जो प्रोसेस होगा सब लॉजिस्टिक का पार्ट होगा, चाहे वो गोदाम में जाए, चाहे सड़क से परिवहन होते हुए, ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो हो, फिर दूसरा बाजार में जाए, और जैसे जैसे वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, यानी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर तक पहुंच जाए, सब लॉजिस्टिक का पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लॉजिस्टिक के क्षेत्र में ये लोग मिलकर काम करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा क्या है, सैन्य और आर्थिक सहायता, सैन्य एवं आर्थिक सहायता, आर्थिक
सहयोग। जापान जो है सैन्य और आर्थिक सहयोग को बढ़ाते हुए भारत के लिए भारत में 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन क्या येन का निवेश करेगा। कौन करेगा? जापान करेगा। 5 साल में 5 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। किसके कारण, किस लिए? तो सैन्य और आर्थिक सहयोग के हिसाब से, ठीक है, सैन्य और आर्थिक सहयोग के लिए ये निवेश करेगा 5 वर्षों में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। वैसे एमएसएमई करेगा तो समझ ही रहे, मेक इन इंडिया का फायदा 5 ट्रिलियन। हाँ, एमएसएमई में निवेश करेगा तो यहाँ का माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस फूलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टील तो जानते हैं, उद्योगों को स्थापना के लिए स्टील का बहुत ज़्यादा योगदान होता है ना। औद्योगिक क्रांति में तो यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। लॉजिस्टिक जानते ही हैं, और फूड प्रोसेसिंग। आज के समय में फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग होता क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग होता है कि आलू से चिप्स बना लिए, है ना, टमाटर से सॉस बना लिए, ठीक है ना, आम से क्या बना लिए, जैम बना लिए, जेली बना लिए, यही सब। वो सब फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में एक दूसरे को भी मदद कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अगला क्या है? शी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, ठीक है ना, शी जिनपिंग। तो ये तो देखिए, वहाँ नाम का चुनाव क्या होता है, वो तो पहले से डिक्लेयर रहता है कि किसको बनना है ना। डेमोक्रेसी नाम का तो वहाँ तो कुछ है ऐसा नहीं, जो शी जिनपिंग तय कर दी, वो तो अपना संविधान को बदल दिए हैं। चीन में क्या रहता है? चीन में नियम है कि 2 कार्यकाल के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति बन सकते हैं। शी जिनपिंग क्या किए कि अपना संविधान में संशोधन करके कर दिए कि कितना बार भी आप बन सकते हो, कार्यकाल वो निश्चित नहीं है, आप बढ़ते हुए जा सकते हो। यानी कि उनका मोटा मोटी उद्देश्य हुआ कि आजीवन वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो चीन का राष्ट्रपति बनकर रहेंगे। तो वहाँ चुनाव तो खैर कोई हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए दुनिया को कि मेरे देश में भी चुनाव होता है। तो शी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, ठीक है ना, तीसरे कार्यकाल के लिए। तीसरे कार्यकाल ये निर्वाचित हो गए हैं, ठीक है ना। वहाँ का संसद को क्या कहते हैं? एनपीएस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ही उनका क्या निर्वाचन किया या चुनाव किया, जो भी बोलिए उसको एनपीसी किया, ठीक है ना। इनके साथ साथ प्रधानमंत्री का भी चुनाव हुआ, ली क्यांग। ये तो क्या बने? ये तो राष्ट्रपति बने, और प्रधानमंत्री यानी पीएम कौन बना? ली क्यांग। प्रधानमंत्री बन गए, बस इसमें यही था, कुछ इसमें तो है विशेष नहीं, है ना, इसमें तो कुछ विशेष है नहीं। ली क्यांग आधा को यांग, है ना, ली क्यांग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। 8वां नेपाल के मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवार रामचंद्र
पोंडेल राष्ट्रपति बने हैं। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। हो सकता है कि अभी जो पड़ोसी देश हैं जैसे चीन है, नेपाल है, हो सकता है कि वन लाइनर में पूछ दे एग्जाम में। अभी झारखंड एसएससी का होने वाला है, बीपीएससी का होने वाला है ना, तो पूछ दे, फट से पूछ देगा, पड़ोसी देश होने के कारण। नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पोंडेल। इसके पहले कौन थी? पहले विद्या देवी भंडारी थी। विद्या देवी भंडारी है ना। ये विशेषकर ये सब जो करंट अफेयर है ना, अभी बीपीएससी होने वाला है और झारखंड एसएससी जस्ट होने वाला है, सब में ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और झारखंड में तो देखते हैं कि क्वेश्चन अजीब सा पूछ देगा। चुनाव हुआ है पोंडेल का, अब पूछेगा जानते हैं क्या कि किसके मतलब कि पोंडेल किसके जगह पर आए हैं? रामचंद्र पोंडेल राष्ट्रपति का चयन हुआ है, अभी वो किसके स्थान पर आए हैं? सब तो रट के गया है कौन? रामचंद्र पोंडेल, और भूल गया था कि विद्या देवी भंडारी भी पहले थे। तो कुछ ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है, इसलिए पहले वाला का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, बस इसमें तो कुछ विशेष है नहीं। फिर देखिए 8वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न। कहाँ संपन्न हुआ भाई? नई दिल्ली में, ठीक है ना। कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। मुख्य अतिथि कौन थी? पहले फैक्ट नोट कर लिए, मुख्य अतिथि, ठीक है ना। 3 मार्च याद है ना, 2 से 3 मार्च इटली की जॉर्जिया मेलोनी भारत में थी, है ना। तो मुख्य 3 तारीख को हुआ, 3 मार्च को हुआ था, तो मेलोनी जी को ही मुख्य अतिथि बना दिया गया। मुख्य अतिथि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। कहा गया कि आप यही हैं तो आप ही मुख्य अतिथि बन जाइए, किसी और को क्यों बुलाएं, है ना। और इसको करता क्या, ये इसको आयोजन कौन करता है? तो करता है इसका आयोजन विदेश मंत्रालय। आयोजन विदेश मंत्रालय एवं रिसर्च फाउंडेशन। यही पूछ देगा क्वेश्चन, इसका आयोजन कौन करता है? तो विदेश मंत्रालय या रिसर्च फाउंडेशन। रायसीना संवाद का आयोजन कौन करता है? विदेश मंत्रालय करता है, वित्त मंत्रालय करता है, कौन करता है ना, रक्षा मंत्रालय करता है। तो ये आपको रायसीना सीना देख के लगेगा कि रक्षा ही कर रहा होगा, नहीं, ये विदेश मंत्रालय है, ठीक है ना, ये विदेश मंत्रालय करता है। इसमें क्या भाई, इसमें क्या चर्चा होता है? मुख्य रूप से किसका चर्चा होता है? चर्चा, इसमें जो देश, अलग अलग देशों का जो प्रतिनिधि आते हैं, है ना, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आते हैं। अब विदेश मंत्रालय कर रहा तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस का बात है कि अलग अलग देशों का विदेश मंत्री तो आएंगे ही आएंगे, साथ साथ वित्त मंत्री भी आएंगे। क्यों आएंगे वो भी बता देते हैं। चर्चा में, चर्चा किस बात पर होता है, किस टॉपिक पर होता है? तो चर्चा जो होता है ना, वो का भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिकल, भू राजनीति और भू आर्थिक, जियो इकोनॉमी। जब भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिकल पर चर्चा हो रहा है तो विदेश मंत्री तो ऑब्वियसली होंगे। भू आर्थिक पर जब चर्चा हो रहा है तो ऑब्वियसली वित्त मंत्री तो होंगे ही होंगे। तो सभी देशों का ये सब शामिल होते हैं और चर्चा इन बातों पर, भू राजनीति भू आर्थिक मुद्दे पर होता है।
इसका थीम याद रखिएगा, जनरली थीम पूछ देता है कि अभी जो रायसीना संवाद 8वां हुआ उसका थीम क्या है, थीम याद रखिएगा। थीम उकसावा अशांति में जलता हुआ, तूफान में जलता हुआ दिया। उकसावा मतलब समझिए कि एक तरह से जो उकसावा वाला राजनीति होता है ना, उकसावा अशांति, ये सब क्या अभी विषम परिस्थिति सबको दिखा रहा है, उसमें भी एक जलता हुआ दिया दिख रहा है ना। उकसावा अशांति है ना, तथा तूफान में जलता हुआ इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइट हाउस इन ट्रम्पेट मतलब तूफान है ना। तो उसको हिंदी में कर दिया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, शायद समझने में दिक्कत हो जाए, याद करने में दिक्कत हो जाए, लाइट हाउस इन ट्रम्पेट, लेकिन इसको हिंदी में इसलिए जानबूझ कर दिया आप लोगों के लिए। उकसावा अशांति तथा तूफान में जलता हुआ दिया याद रखिएगा, पकड़ लिया, ज़्यादा दिमाग नहीं याद रखना। लाइट हाउस इन ट्रम्पेट, ठीक है ना। इसमें बात क्या हुआ है, तो बात हुआ भाई रूस यूक्रेन पर तो बात होगा ही होगा। अगर भू राजनीति का बात हो रहा है तो रूस यूक्रेन अभी तो मुद्दा गर्म है, तो रूस यूक्रेन पर बात होगा, ग्लोबल वार्मिंग पे बात हुआ है, वार्मिंग पे बात हुआ है ना। रूस यूक्रेन ग्लोबल वार्मिंग, और क्या हो सकता है आपका, आतंकवाद हो जाएगा है ना, आतंकवाद हो जाएगा। इन सब मुद्दों पर क्या हुआ है, बात हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला क्लास में मिलते हैं।